वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन यानी विलियन का देखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्या चैप्टर नंबर 6 ना यानी ऑक्सीकरण जो है 5 वाला भी सब का पहले वाला वीडियो में हो गया है। 5, 6 सब ऑक्सीकरण अपकरण ये सब का हो गया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे विलियन 7 नंबर चैप्टर है। एसके झा सर साइंस का जो है उसी का हम लोग देख रहे हैं। आई 4th नंबर एडिशन का है, नया वाला पूरा एडिशन, ठीक है। पुराना वाला एडिशन रहेगा तो थोड़ा उसमें हो सकता है करेक्शन वरेक्शन करके नया वाला एडिशन लाते हैं सर, इसका देखते हैं, ठीक है। तो आइए आज देख रहे हैं विलियन। जैसे ही देखेंगे तो घोल या उसी को बोलते हैं विलियन, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। तो घोल विलियन या घोल दो प्रकार का होता है, एक विलायक होता है, एक होता है विलय। जो अधिक मात्रा में रहेगा उसको विलायक और जो कम मात्रा में रहेगा विलय। मतलब जिसमें घुलेगा उसको विलायक और जो घुलेगा उसे विलय। उसका जैसे पानी, अल्कोहल, ईथर ये सब हो गया विलायक का, और चीनी, नमक, आयोडीन हो गया विलय का। जैसे पानी प्लस चीनी बना देगा क्या, शरबत, विलियन बना देगा। यानी कि शरबत हो गया विलियन, चीनी हो गया विलय और पानी हो जाएगा विलायक। तो इस तरह का हो गया। अब विलियन देखते हैं। विलियन एक प्रकार का मिश्रण है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ के मिलने से क्या होता है, बनता है। विलियन में एक पदार्थ की मात्रा कम और दूसरे की मात्रा क्या होता है, अधिक। अर्थात विलियन विलय और विलायक की सम्मिलित रूप है। विलियन जो है ना विलय अथवा विलायक के सम्मिलित रूप होता है। अब विलय देखते हैं। सोल्यूट वैसा पदार्थ जो अन्य पदार्थ में घुलने का काम करता है, नहीं जो घुलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विलय का। जैसे चीनी, नमक ये सब चीज क्या होगा, पानी में जाके घुलेगा तो इसी को विलय बोलेंगे। विलायक सॉल्वेंट वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेता है, यानी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर में क्या करेगा, घुमाएगा, उसे विलायक कहा जाता है। जैसे पानी और चीनी के विलयन में पानी विलायक और चीनी विलय का काम करता है। H2O को सार्वत्रिक विलायक मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। पानी में ना लगभग संसार का सब चीज क्या होता है, घुल जाता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक विलायक यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ताप बढ़ने से ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है, लेकिन गैस पदार्थ की विलेयता घटती है। ठोस का रहेगा तो क्या होगा, विलेयता बढ़ेगी और गैस का घट जाएगा, ठीक है। जब 2 विलियन का प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर समान होता है तो उसे आइसोटोनिक कहा जाता है। मतलब आइसोटोनिक जिसका ऑस्मोसिस यानी प्रासरण जो दाब होगा ना बराबर होगा तो उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन या विलियन कहा जाता है। सांद्र HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का 1 भाग और सांद्र HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग के समांगी मिश्रण को अम्लराज यानी एक्वारेजिया कहा जाता है। एक्वारेजिया में क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग होता है, हाइड्रोक्लोरिक का 3 भाग, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्वारेजिया, जिसको अम्लराज कहा जाता है। एक्वारेजिया में क्या होता है, जितना भी धातु है उसको गलाने का क्षमता होता है, यानी धातु उसमें कोई भी धातु डालेंगे तो गल जाएगा और उसके बाद क्या होता है उसको शुद्ध किया जाता है इसी तरह से। लेकिन लोहा जो है ना एक्वारेजिया में नहीं घुलता है, इसीलिए एक्वारेजिया को हम लोग किस में रखते हैं, लोहा में के पात्र में। जैसे विलय की मात्रा के आधार पे विलियन के प्रकार, विलय का मात्रा के आधार पे जो है ना विलियन का प्रकार देखते हैं। मात्रा के आधार पे विलियन जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। अब संतृप्त विलियन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा विलियन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता अनुसार घुली हो उसे संतृप्त। जितना आवश्यकता होना चाहिए उतना रहेगा तो वो क्या हो गया, संतृप्त। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे नमक, चीनी एवं अन्य घरेलू सामग्री, पानी ये सब हो गया। फिर दूसरा असंतृप्त विलियन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा विलियन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यकता से कम रहेगा तो उसको बोलेंगे असंतृप्त। जैसे 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाने से असंतृप्त घोल बनेगा, मतलब चीनी का पते नहीं चलेगा कितना घुला नहीं घुला, जितना आवश्यकता रहना चाहिए उससे कम रहेगा, तो वो हो गया असंतृप्त। अतिसंतृप्त देखते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा विलियन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक घुला हुआ रहेगा। विलय का मात्रा क्या रहेगा, आवश्यकता से बहुत अधिक घुला हुआ रहेगा, उसे अधिक उच्च ताप पर नहीं घुलाया जाना, और जो है ना उससे और अधिक यानी जितना घुला हुआ है उससे अधिक तापमान भी बढ़ा देंगे तो अब क्या होगा, वह नहीं घुलेगा।
नहीं घुलाया जा सकता तो उसे अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। घुलने के आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक है, घुलने के आधार पर विलयन के प्रकार। घुलने के आधार पर विलयन दो प्रकार का होता है, एक समांग विलयन, दूसरा हो जाएगा विषमांग। समांग वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ एक दूसरे में 100% घुला हो उसे समांग विलयन कहा जाता है। जैसे पानी और चीनी के विलयन, पानी और चीनी का विलयन, जैसे पानी चीनी का विलयन। दूसरा पानी में दूध का विलयन, पानी में नमक का विलयन, ये सब हो गया समांग। मतलब एक दूसरे में अच्छा से घुला हुआ रहेगा तो समांग हो गया। जैसे मान ले 1 कप कहीं से भी निकाल लेंगे दूध, तो जितना रहेगा उतना, दूसरे जगह से भी निकालेंगे, अंदर से भी डुबा के निकाले या नहीं तो ऊपर से ही निकालेंगे, मात्रा हमेशा क्या रहेगा, दूध और पानी का समान रहेगा, तो इसी को बोलेंगे समांग। विषमांग वैसा विलयन जिसमें विलय का पदार्थ एक दूसरे से 100% नहीं घुला रहता उसे विषमांग विलयन कहते हैं। जैसे नदी का गंदा पानी, वायुमंडल का धूलकण, नदी का गंदा पानी और वायुमंडल का धूलकण। विषमांग विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक निलंबन और दूसरा होगा कोलाइडी। निलंबन को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। विजातीय मिश्रण, विजातीय मतलब अलग अलग जात का, अलग अलग वर्ग का, जिसमें विलय के कण घुले नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहता है, मतलब घुलता नहीं है, पूरे माध्यम में फैला हुआ रहेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे। दूसरा कंडीशन है वैसा विषमांग विलयन जिसमें विलय के कण की त्रिज्या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा हो उसे निलंबन कहते हैं। नहीं, कण का मान ना बड़ा बड़ा रहेगा, इसको आंख से भी दिख जाएगा, हम लोग खुली आंख से देखेंगे तो दिख लेगा। जैसे नाला वाला का गंदा वाला पानी रहता है तो दिखता है ना, अगर यदि बालू का कण रहेगा पानी में गिरा हुआ तो वो सब भी दिखने लगता है, तो वही हो गया। तो इसका कण का आकार कितना हो गया, 10⁻⁵ से उससे बड़ा होगा, यानी कण का त्रिज्या का मान। जैसे नदी का गंदा पानी, वायुमंडल में धूलकण, वायुमंडल में धुआं आदि, सब धुआं सब में कण रहता है ना, ब्लैक ब्लैक टाइप का, वही सब। दूसरा कोलाइडी, पदार्थ के कण समान रूप से परिक्षेपित रहेगा, पदार्थ का कण इसमें क्या समान रूप से फैला हुआ रहेगा, परंतु विषमांगी होता है, लेकिन फैला हुआ रहेगा समान रूप से, फिर भी क्या होगा, विषमांगी होगा। वैसा विषमांग विलयन जिसमें विलय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ से लेके 10⁻⁷ सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁵ से लेके 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा, क्या यूज सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो उसे कोलाइडी कहा जाता है। जैसे दूध, पनीर, शहद, सेंट, पेंट, क्रीम आदि, ये सब का हो गया, इस तरह से हो गया क्या, कोलाइडी। कोलाइडी और निलंबन, निलंबन में कण का आकार बड़ा रहेगा और कोलाइडी में कम रहेगा। किसके बीच में, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पायस इमल्सन, दूसरा होता है जेल। पायस वैसे द्रव में द्रव का विलयन जिसमें दूध, इत्र, पेंट, गोंद आदि आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पायस बोलेंगे। मतलब द्रव में द्रव का मिश्रण को हम लोग पायस कहेंगे। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, दूध, इत्र, पेंट, गोंद। दूसरा हो गया जेल, यह ठोस द्रव का मिश्रण है, मतलब ठोस द्रव का मिश्रण, उसको हम लोग बोलेंगे जेल, ठीक है। ठोस में द्रव का विलयन, ठोस में द्रव, द्रव में द्रव रहेगा तो पायस, ठोस में जब द्रव मिला रहेगा तो उसको जेल। जैसे पनीर, शहद, फेस वॉश, शैम्पू, क्रीम, ये सब चीज क्या होता है, ठोस में द्रव को मिला के बनाएंगे और इसको जेल बोलेंगे। अब कोलाइडी का लक्षण देखते हैं हम लोग क्या होता है। जैसे कोलाइडी समांग दिखाई देता है परंतु वास्तव में क्या होता है, कोलाइडी समांग दिखेगा लेकिन वास्तव में विषमांग होता है। कोलाइडी से गुजरते हुए प्रकाश किरण पुंज का प्रकीर्णन क्षय हो जाता है। मतलब कोलाइडी विलयन से अगर किसी प्रकाश को अति करेंगे ना तो उसका क्या होगा, क्षय हो जाएगा, प्रकीर्णन होगा। प्रकीर्णन मतलब होता है क्या, कोई कण से टकराया, प्रकाश चारों तरफ फैल गया, उसी को ना प्रकीर्णन की घटना, मतलब क्षय। जैसे उस सीधा माध्यम में जाता तो बहुत जल्दी सब मात्रा निकल जाता, लेकिन वो क्या फैल गया तो उससे क्षय हो जाएगा ना। तो इस तरह से हो गया, लक्षण हो गया। कोलाइडी का आप प्रमुख गुण देखते हैं, ठीक है। जिसका पहला टिंडल प्रवाह, टिंडल इफेक्ट। जब प्रकाश की किरण किरण पुंज को अंधेरे कमरे
में कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो विलयन में प्रकाश का पथ क्या होता है, स्पष्ट दिखाई। जैसे अंधेरा कमरा रहेगा और कोई छिद्र से प्रकाश का जब किरण आएगा ना तो एकदम धूल कण उड़ता हुआ दिखाई देता है, वही तो है, उसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। लेकिन प्रकाश इस पार नहीं, इसे क्या करता है, पार नहीं कर पाता है। इस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का कारण यह है कि कोलाइडी के कण प्रकाश के किरणों को प्रकीर्णित कर देता है। टिंडल प्रभाव का कारण क्या है, कोलाइडी विलयन का जो कण है प्रकाश के किरण को क्या करेगा, प्रकीर्णित कर देता, मतलब फैला देता, आर पार नहीं होने देता। वही हो गया जिस तरह यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया है। अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे सूर्य की किरण अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से होकर आती है तो किरणें के पथ पर ना उपस्थित धूल कण का क्या होता है, दिखाई देना। दूसरा, सिनेमा हॉल में जब प्रोजेक्टर द्वारा स्क्रीन पर प्रकाश डाला जाता है तो स्क्रीन में यानी पर्दा पे जो प्रकाश डालता है तो उसका पूरा पथ दिखाई पड़ता है ना, वहाँ जहाँ से निकलता है प्रोजेक्टर से, तो प्रकाश के पथ में उपस्थित धूल कण के कण क्या होता है, प्रकाश के पथ को दीप्तिमान हो जाता है, मतलब दिखने लगता है। दूसरा, स्कंदन, कोगुलेशन। कोलाइडी विलयन से कोलाइडी कणों के अपक्षेपण की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं, यानी छानना एक तरह का हो गया स्पंदन। मतलब कोलाइडी विलयन में से जो कोलाइडी कण रहेगा उसका अपक्षेपण कर लेंगे, मतलब छान के बाहर कर लेंगे, उसी को तो हम लोग स्कंदन कहते हैं। जैसे कट जाने पर जब खून का बहाव रोकना हो तो उस स्थान पर फेरिक क्लोराइड या फिटकरी का प्रयोग से क्या होता है, खून का बहना रुक जाता है और इस प्रक्रिया में स्कंदन के फलस्वरूप होता है। कैसे होगा, तो स्कंदन यानी कि उसका जो है ना थ्रोम्बोसाइट वाला जो कण सब है फंस जाता है उसमें, प्लेटलेट्स में, तो इसी घटना को हम लोग स्कंदन कहते हैं। लेकिन उसमें लगाना पड़ता है क्या क्या, तो एक हो गया क्या, फिटकरी, और दूसरा हो जाएगा फेरिक क्लोराइड, याद पूछेगा। तीसरा नंबर हो गया बोरोनी गति। कोलाइडी विलयन के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में मतलब अनियमित रूप से क्या करता है, गति करता है, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडी विलयन क्या होगा, विभिन्न गति से क्या करेगा, गति करते रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राउनी गति कहेंगे। इसकी खोज सबसे पहले कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, तो 1827 में, यानी ब्राउनी गति का जो खोज बोलेंगे कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन, और 1827 में। विलयन की क्षमता, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यानी अलग अलग विलयन का क्षमता क्या होता है, अलग अलग। इसी में होता है विलयन की क्षमता स्ट्रेंथ के आधार पे, एक होता है नॉर्मलता, ठीक है, जिसको नॉर्मलिटी कहते हैं। किसी विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मलता। किसी विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता, मतलब जितना ग्राम घुलेगा विलय की मात्रा उसी को, तो उसी की संख्या को हम लोग नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से सूचित करते हैं और कैपिटल एन बराबर फॉर्मूला होता है W/V इंटू 1000/E। ई को हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब V हो गया आयतन और W हो गया विलय का भार, वेट। तो E बराबर हो जाएगा विलय का अनुभार बटा धनात्मक आयनों की संख्या। ये हो गया नॉर्मलता, मतलब जितना घुला हुआ संख्या रहेगा उसी का मान को ही हम लोग नॉर्मलता बोलेंगे। दूसरा मोलरता, मोलरिटी। किसी विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है, ठीक है। किसी विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता, यानी किसी विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या, जब मोल लग जाएगा तो मोलरता, और जब सिर्फ संख्या का यूज रहेगा तो नॉर्मलता। सिर्फ नॉर्मल में संख्या का हम लोग ज्ञात करेंगे तो नॉर्मलता, और जब उसी का हम लोग विलय की ग्राम मोल का संख्या जब ज्ञात करेंगे तो उसको मोलरता बोलेंगे, ठीक है। इसका M बराबर कैपिटल M से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला आता है W/V, इसमें भी W/V इंटू 1000/, लेकिन M का वहाँ पे होता था ग्राम इक्विवेलेंट E का प्रयोग, और यहाँ पे M का प्रयोग स्मॉल m हो गया क्या, विलय का अनुभार, ठीक है। W मतलब अति विलय का भार और V मतलब हो गया विलयन का आयतन। अब मोललता देखते हैं, मोललिटी जिसको बोलते हैं। किसी विलायक में घुले हुए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहेंगे, मोललता कहा जाता है। यानी किसी विलायक में घुले हुए विलय के ग्राम अणु की संख्या को मोललता। मोललता और नॉर्मलता लगभग सेम है, इसमें भी संख्या का, अणु की संख्या का बात कर रहा है, और इसमें भी जो घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, इसमें ग्राम तुल्यांक का यूज हो रहा था, और इसमें अणु की ग्राम अणु की संख्या का बात कर रहा है, मतलब दोनों का संख्या का बात करेगा। जब हम लोग मोलरता पढ़े थे अभी तो उसमें मोलों का संख्या का बात कर रहा था,
ठीक है, यही अंतर है। 3 ठो है, एक नॉर्मलता, एक मोलरता, एक मोललता। तो इस तरह से हो गया। मोललिटी को जो है एम नॉट द्वारा, M0 जो उसको नॉट पढ़ा जाता है, M नॉट से सूचित करते हैं। M नॉट बराबर क्या होता है, A/B इंटू 1000/m। तो A हो गया विलय का भार, B हो गया विलायक का भार। मतलब इसमें विलयन नहीं लेंगे, दोनों में यहाँ विलयन ले रहे थे, ठीक है। इसमें विलय और विलायक अलग अलग लेते हैं, किसमें, मोललता में। M हो गया विलय का अनुभार, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देके रखा हुआ, क्वेश्चन एक तो देख लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे 500 ml विलयन में 100 ग्राम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड घुलाया गया हो तो विलयन की जो है नॉर्मलता बराबर डायरेक्ट N बराबर क्या होगा, 120 ग्राम हो गया। टोटल कितना 500 विलयन है गुना 1000/40 सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना अनुभार होगा, 40 है ना, 40 हो गया। तो बस हम लोग निकालते भी थे ई का मान, विलयन का अनुभार और धनात्मक आयनों की संख्या, तो उसी से भाग लगा देते हैं। तो बस ई आ गया 40 आ गया। और 40 जब इसको निकालेंगे सॉल्यूशन करके तो 6 आ गया था। अब द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पे सांद्रता जो है ना, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुना 100 करेंगे तो मतलब प्रतिशत निकालना है, मतलब वही करना है। विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100 कर देंगे, प्रतिशत निकल जाएगा। द्रव्यमान प्रतिशत अगर दी निकालेंगे तो वही विलय का ग्राम में लेंगे और विलायक प्लस विलय का दोनों का ग्राम में लेंगे, तब जोड़ देंगे, मतलब डायरेक्ट विलयन का ग्राम में ले लेंगे। विलय प्लस विलायक की मात्रा को ही तो विलयन बोलेंगे, तो विलयन को भी ग्राम में, विलय को भी ग्राम में। तो विलय हमेशा क्या रहेगा, छोटा वाला ऊपर में रहेगा, बड़ा वाला हमेशा नीचे में। वही इस जब इसके सर का देखेगा तो छोटका बटा हमेशा बड़का बोलते रहते हैं। तो छोटा चीज ऊपर में, बड़ा वाला चीज नीचे में, और गुना 100 करेंगे तो द्रव्यमान प्रतिशत। अब जल का आयतन देखते हैं। जल का आयतन आयनीजेशन ऑफ वाटर, तो H2O को जब ये टूटेगा तो क्या H प्लस और OH माइनस में, ये कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता बराबर क्या होगा, H प्लस गुना OH और पावर माइनस, इसी को मान कितना हो जाता है 10 पावर माइनस 14। अगर H का मान निकालना रहेगा तो OH से भाग लगाएंगे 10 पावर माइनस 14 में, OH का मान निकालना रहेगा तो H प्लस से भाग लगा देंगे। जैसे विलयन का OH का सांद्रता 10 पावर माइनस 3, तो H प्लस का मान कितना हो जाएगा, जब इसमें भाग लगाएंगे तो H प्लस का मान आ जाएगा कितना 10 पावर माइनस 11 का एक भाग लगाएंगे तो प्लस में जाएगा, उधर माइनस में है तो माइनस में आ गया। किसी भी विलयन का pH मान H प्लस से ज्ञात किया जाता है। किसी भी विलयन का pH मान हम लोग किस में करते हैं, H प्लस में। जैसे pH इक्वल टू क्या था, माइनस लॉग H प्लस में पहला, और दूसरा POH का तो माइनस लॉग OH ब्रैकेट में। OH रहेगा तो OH लिखेंगे और H रहेगा तो H प्लस लिखेंगे, लेकिन लॉग लगाना है माइनस से लगेगा आगे में, काहे कि पावर माइनस में रहता तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। जैसे log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, और log 10 पर पावर 5 रहेगा तो उसका 5 हो जाएगा। इस तरह का पूरा दिया हुआ है, इसका मान निकाल लीजिएगा। यानी जैसे H प्लस प्लस OH माइनस रहेगा तो उस विलयन का मान क्या होगा, उदासीन। H प्लस जब OH से ग्रेटर देन रहेगा, मतलब H प्लस का मान OH से ग्रेटर देन रहेगा तो ये कैसा, अम्लीय रहेगा। जब H प्लस लेस देन OH माइनस का रहेगा तो उसको क्षारीय, मतलब OH का मान ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, क्षार। H प्लस का मान ज्यादा रहेगा तो अम्ल, और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, उदासीन हो जाएगा। तो इस तरह से अब एग्जाम्पल दे के रखा हुआ सबका निकालेगा। अब यहाँ देखते हैं डायरेक्ट वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन में उपस्थित विलय के कण आणविक आकार के होते हैं, ठीक है। वास्तविक विलयन में उपस्थित विलय के कण आणविक आकार का होगा, मतलब आणविक मतलब अणु के आकार का होता है। इन कणों के व्यास 1 एंगस्ट्रम मतलब 10 पावर माइनस 10 मीटर से 10 एंगस्ट्रम इसी को बोलते हैं, और 10 पावर माइनस 9 मीटर
की कोटि का होता है। मतलब अभी कोलाइडी वाला देखे थे, एक निलंबन वाला का कण सबसे बड़ा होगा, कोलाइडी का कम होता है, और उससे भी कम हो जाएगा वास्तविक विलयन। उसका कोलाइडी वाला भी हम लोग देखे थे 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ तक। इसका विलयन में यहाँ आ गया -10 -10 और 9 के बीच में रहता है, ठीक है। तो ये हो गया वास्तविक विलयन का। इसमें विलायक एवं विलय के कणों का आकार लगभग क्या होता है, बराबर होता है। विलायक और विलय दोनों का कण का आकार बराबर। किसी गैस को किसी दूसरी गैस में प्रक्षेपित करने पर सदैव वास्तविक विलयन, जब गैस का दूसरे गैस में हम लोग करेंगे तो वास्तविक विलयन हमेशा बनाएगा, ठीक है। अब वास्तविक विलयन बोलेंगे जैसे ही तो माइंड में कण का आकार कितना आना चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम से 1 पावर घटा देंगे तो -9 आ जाएगा। कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण 9 प्रकार का, एक ठोस में, ठोस का, द्रव में, ठोस का, और ठोस में गैस का, ठीक है। फिर द्रव में गैस, गैस में ठोस, गैस में गैस, और गैस में द्रव, ठोस में द्रव, और द्रव में द्रव। तो इसको एक जगह एक ठो को इस तरह ना डाउट हो जाए। एक तरफ जैसे ठोस ले रहे हैं तो ठोस लेंगे द्रव, ठोस में गैस, ये हो गया। अब फिर द्रव में जाएंगे, द्रव में ठोस, द्रव में द्रव, द्रव में गैस। फिर गैस में जब जाएंगे तो गैस में ठोस, गैस में द्रव, गैस में गैस। इस तरह से 9 प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे ठोस में ठोस बोलेंगे तो उसको ठोस सोल, जैसे रूबी, मोती, रंगीन कांच, पीतल, ये सब ठोस में ठोस का हो गया। द्रव में ठोस का जब जैसे सल्फर का जल में विलयन, नमक का बेंजीन में विलयन, पारा का लेड में। तीसरा ठोस में गैस का, जिसको ठोस फेन बोलते हैं, जैसे झावा पत्थर, रबर फोम, स्टाइरीन, कपूर का वायु का विलयन, ये सब हो गया। फिर द्रव का गैस, आग या फेन, तो साबुन, आग, फेनित क्रीम, जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, ये सब हो गया द्रव में गैस का। झाग या फेन वही ना होता है गैस में ठोस का। इस तरह से पूरा है ना, इसका एग्जाम्पल थोड़ा बहुत याद रखिएगा। लेकिन यहाँ द्रव में द्रव का जो पायस रहता है ये बहुत बार पूछता है। तो जैसे दूध हो गया, तेल का पानी में कोलाइडी विलयन, जल में अल्कोहल का, ये सब क्या हो गया, पायस। और एक ठो जेल या जेली, जैसे पनीर, मक्खन, फलों एवं जेली, ये सब हो गया। और एक ठो एरोसोल। ये तीनों गैस वाला जो है ना देख के ही रखेगा, जैसे एरोसोल, जेली और पायस, ये सब इंपॉर्टेंट। जैसे कोहरा, धुंध, बादल, अमोनियम क्लोराइड का जल का विलयन, ये सब किसका, एरोसोल का, द्रव एरोसोल। जेली रहेगा तो ठोस में द्रव हम लोग मिलाते थे ना, अभी जस्ट पढ़े थे, पनीर, मक्खन, फलों का जेली। और उसके बाद पायस में देखेंगे तो द्रव में द्रव, जैसे दूध, तेल, कोलाइडी विलयन, ये सब जल में, अल्कोहल में। इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर जो है ना समाप्त हो गया। और ऑब्जेक्टिव है, आगे जाके देख लीजिएगा। इस चैप्टर को यहीं रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान के लिए आप तैयारी कर रहे हो, अकेले पढ़ने में मन न लगेगा तो आराम से वीडियो खोलिएगा, देखिएगा, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। इस तरह से कंटिन्यूटी बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग क्या करें, कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं सिर्फ